नमस्कार, वेलकम है, स्वागत है, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो इंडियन हिस्ट्री है और इंडियन हिस्ट्री में देख रहे हैं मिडावल हिस्ट्री। ठीक है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में आज का जो टॉपिक रहेगा वो अरब आक्रमण पर बेस्ड रहेगा। स्टार्ट हम आज से कर रहे हैं, मध्यकालीन भारतीय इतिहास की बातें हम करेंगे फिर। ठीक है, इनके बाद जो अरब और तुर्कों का आक्रमण होता है उनके बाद आप देखते हैं गुलाम वंशों के साथ साथ जो है स्टार्ट हो चुका होता है क्या, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत में आप जानते हैं गुलाम वंश वो सबसे फर्स्ट देखेंगे, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ये सभी आते हैं। लेकिन उसके पहले हम बात कर लेते हैं अरब और तुर्कों का आक्रमण, क्योंकि अरब और तुर्क के आक्रमण के पश्चात ही भारत पर मुसलमानों का जो राज स्थापित हो गया था। दिल्ली सल्तनत यहाँ पर देखने को मिला था। गुलाम वंश पहले ऐसे वंश थे दिल्ली सल्तनत में। तो ये सभी बातें हम करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। भारत पर अरबों एवं तुर्कों का आक्रमण। तुर्कों का क्या है, आक्रमण। चलिए ठीक है, तो यहां पर अगर बात करें तो अरबों की हम बात करें, अरबवासी और यहाँ पर तुर्कवासी। अरब में नाम आता है जिसको कहते हैं मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, आप जानते हैं मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, जिन्होंने पहला एक ऐसा मुसलमान है, ठीक है, पहला मुसलमान है जिन्होंने क्या किया था, भारत पर आक्रमण किया था, मोहम्मद बिन कासिम। तुर्कों में बात करें तो महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे इनके अंतर्गत। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये है हमारा प्यारा भारत देश। चलिए इधर है आपका पाकिस्तान,
इस तरफ है आपका अफ़गानिस्तान, इस तरफ है कि एरिया में आपको देखने को मिलेगा ईरान, ठीक है, थोड़ा दूर है, ठीक है। चलिए, तो यही ईरान का एक शासक, ठीक है, ईरान का एक शासक मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। और मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में क्या किया था, भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था और वो सिंध प्रांत पर, सिंध पर आक्रमण किया था, जहाँ पर सिंध का जो शासक था दाहिर, ठीक है। उस समय सिंध का जो शासक कौन था भाई साहब? देखिए, जब भी हम बात करेंगे किसकी, जब भी हम बात करेंगे अरबों का आक्रमण, जब भी हम बात करेंगे तुर्कों का आक्रमण, ठीक है, मुसलमानों का आक्रमण, तो आपको देखने को मिलेगा कि इसी स्थान पर, यही स्थान पर क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर क्या है, जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र में क्या देखने को मिलता है कि एक पर्वत है, ठीक है, एक पर्वत है और उस पर्वत का जो नाम है, उस पर्वत का नाम है हिंदू कुश पर्वत। क्या नाम है? हिंदू कुश पर्वत। और ये हिंदू कुश पर्वत, जो इस हिंदू कुश पर्वत पर आपको देखने को मिला खैबर दर्रा। क्या है? खैबर दर्रा, ठीक है। और एक खैबर दर्रा से ही जितने भी आक्रमणकारी होंगे, चाहे मोहम्मद बिन कासिम होंगे, महमूद गजनवी होगा या मोहम्मद गौरी होंगे, ठीक है। तो जो अरेबियन है, अरब आक्रमणकारी, ये क्या था? आक्रमणकारी, ठीक है, अरब आक्रमणकारी। और ये अरब आक्रमणकारी जो मोहम्मद बिन कासिम है 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था और भारत में सिंध के स्थान पर, ठीक है, भारत में सिंध पर सिंध है, ठीक है, सिंध है और सिंध का जो शासक हुआ वो कौन था? दाहिर, ठीक है। सिंध का शासक कौन था भाई साहब उस समय? दाहिर था। और सिंध के शासक दाहिर पर उन्होंने क्या किया? हमला किया और उनको दाहिर को पराजित किया। किसने दाहिर को पराजित किया भाई साहब? मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को पराजित किया। और दाहिर क्या था? सिंध का शासक है। और किस तरफ से आया था? ये इसी खैबर दर्रा को पार करते हुए ये भारत में आया था। और प्रथम ऐसा क्या था? मुस्लिम, क्या था बोल सकते हैं, प्रथम मुस्लिम आक्रमण। मोहम्मद बिन कासिम भारत पर हमला करने वाला या भारत पर आक्रमण करने वाला, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। मुस्लिम शासक था। क्लियर है बातें? ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था भाई? अरे भाई साहब, अगर कोई कहीं पर हमला करता है, किसी पर आक्रमण करता है, ठीक है, तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी, जाहिर सी बात है। तो वजह क्या थी? वजह ये थी कि अपार धन लूटना, ठीक है। क्या है? अपार धन लूटना भाई साहब, ठीक है।
इनका उद्देश्य था, मूल उद्देश्य था अपार धन लूटना। देखिए जितने भी आएंगे यहाँ पर इनका जो उद्देश्य है, ठीक है, ये 712 में क्या किया था, आक्रमण किया था, और इनका जो उद्देश्य रहेगा अपार धन लूटना, अपार धन लूटना था। मैंने कहा अपार धन लूटना, इनका भी उद्देश्य यही है, अपार धन लूटना। लेकिन मोहम्मद गौरी का जो उद्देश्य था, ठीक है, मोहम्मद गौरी का उद्देश्य था कि अपार धन के साथ, ठीक है, अपार धन के साथ मुस्लिम साम्राज्य का स्थापना भी इन्होंने किया। ठीक है, अपार धन के साथ मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना। ठीक है, चलिए, तो अरब आक्रमणकारी, प्रथम अरब आक्रमणकारी बोल सकते हैं, प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम है। और मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में हिंदू कुश पर्वत से, ठीक है, हिंदू कुश पर्वत में है खैबर दर्रा, ठीक है, और खैबर दर्रा से इन्होंने क्या किया, आगमन किया भारत में, सिंध पर आक्रमण किया और सिंध का शासक दाहिर को उन्होंने पराजित किया। और पराजित करके, ठीक है, पराजित किया, साथ ही साथ एक बंदरगाह है, देवल बंदरगाह। ठीक है, क्या है, देवल बंदरगाह। ठीक है, इस देवल बंदरगाह को भाई साहब ने क्या किया, जीत लिया। देवल बंदरगाह पर इन्होंने क्या किया, आक्रमण करके इन्होंने क्या किया, जीत लिया। ठीक है, चलिए, और इस युद्ध को, ये जो युद्ध है, इस युद्ध को किस युद्ध से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, ये युद्ध का नाम, ठीक है, ये भी याद रखिए, युद्ध का नाम, ठीक है, किस युद्ध से जाना जाता है, ये रावर युद्ध के नाम से जाना जाता है। इतिहास में इसको किस युद्ध से जानते हैं भाई साहब, इसको रावर युद्ध के नाम से जानते हैं। इतिहास में रावर युद्ध से ये क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि रावर युद्ध क्या है, तो मोहम्मद बिन कासिम का 712 जो आक्रमण था, दाहिर पर आक्रमण इन्होंने किया था, सिंध पर आक्रमण किया था, देवल बंदरगाह को इन्होंने जब जीत हासिल की थी, इसी को हम क्या कहते हैं, रावर युद्ध कहते हैं। और मोहम्मद बिन कासिम प्रथम मुस्लिम ऐसा शासक था, प्रथम मुस्लिम ऐसा शासक जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया, और इनका उद्देश्य था अपार धन लूटना। मूल उद्देश्य क्या था भाई साहब, अपार धन लूटना। बस इतनी ही सही बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। और ये भाई साहब पोटली वोटली में बांध के आराम से जो है वो, ठीक है, पेटी वेटी में बांध के आराम से, अलमारी में बांध के ये क्या करते हैं, ये वापस चले जाते हैं अपार धन लूट कर। ठीक है, अपार धन लूट कर वापस, अपार धन लूट कर वापस चले जाते हैं। ठीक है, और आप जानते हैं जितने भी हिंदू जो सम्राट थे, जितने भी हिंदू शासक थे, उन्होंने बहुत सारे धन इकट्ठा किए थे। आप देखिए जब मोहम्मद, ठीक है, जब क्या आएंगे, महमूद गजनवी आएंगे, तो महमूद गजनवी देखने को मिलेगा, ठीक है, वो भी यही कोशिश करते हैं, अपार धन इकट्ठा करते हैं, और भाई साहब वो भी फुर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी हम देखेंगे। चलिए, तो इनके बारे में आप क्या याद रखिए, यही चीज़ क्या करिए, याद रखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की बातें हम करते हैं। किसके बारे में हम बातें करेंगे, नेक्स्ट है तुर्क। ठीक है, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी। यार
महमूद गजनवी। ठीक है, महमूद गजनवी जो 998 से लेकर 1030 ईस्वी तक ये गजनी वंश के शासक रहे हैं। ठीक है, क्या है, एक प्रकार का क्या है, ये तुर्क है, तो ये तुर्क मुसलमान है, याद रखिए ये क्या है, तुर्क मुसलमान है। गजनवी एक क्या है, एक तुर्क मुसलमान है। तुर्क क्या है, मुसलमान। ये सुबुद्दीन का पुत्र था। ठीक है, ये किसका, सुबुद्दीन सुबुद्दीन का ज्येष्ठ पुत्र था। ठीक है, और ये गजनी वंश का जो शासक है, ये क्या है, गजनी वंश का शासक है, गजनी वंश का शासक। ठीक है, और ये सुबुद्दीन गुलाम था भाई साहब। ठीक है, गुलाम था, और ये किसका गुलाम था कहा जाता है। ठीक है, अलप्तगीन जो तुर्क मुसलमान है। ठीक है, तुर्क मुसलमान है, वहाँ का क्या है, गुलाम था। और ये अलप्तगीन एक जो है क्या देखने को मिलता है, ये बुखारा के सामानी वंश के शासक थे। ठीक है, बुखारा के सामानी वंश के शासक थे, ये तुर्क थे। ठीक है, सुबुद्दीन का देखिए यहाँ पर याद रखिए, सुबुद्दीन का ज्येष्ठ पुत्र कौन है, ये महमूद गजनवी की हम बात कर रहे हैं। और सुबुद्दीन खुद गुलाम था, किसका गुलाम था, अलप्तगीन का। और अलप्तगीन कौन था, ये बुखारा की शामसी वंश का शासक था। ठीक है, बुखारा के शामसी वंश से ताल्लुक रखता था, शामसी वंश का शासक था। ठीक है, और शामसी वंश के शासक ने सुबुद्दीन को गुलाम बना के बैठाया था। ठीक है, गुलाम बनाया था। और बाद में इनकी मृत्यु के बाद, अलप्तगीन की मृत्यु के बाद सुबुद्दीन क्या करते हैं, ठीक है, वो शासक बनते हैं। ठीक है, गजनी का क्या बनते हैं, ये शासक बनते हैं। और गजनी के शासन, ठीक है, ये बनते हैं। सुबुद्दीन के बाद उनका ज्येष्ठ पुत्र महमूद गजनवी जो 998 में क्या बनते हैं, गजनी वंश का क्या कहा जाता है, शासक बनते हैं। ठीक है, इनके बारे में कि चलिए याद रखिए, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क मुसलमान, मैंने क्या कहा, प्रथम तुर्क मुसलमान। ठीक है, मैंने क्या कहा भाई, प्रथम तुर्क मुसलमान। ठीक है, वो कौन थे, प्रथम तुर्क मुसलमान, वो कौन थे, सुबुद्दीन ही था, सुबुद्दीन ही था। ठीक है, चलिए, तो दो चीजें यहां पर याद रखिए, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क मुसलमान। ठीक है, मैंने कहा तुर्क मुसलमान। और उसके पहले मैंने क्या कहा था, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक। ठीक है, प्रथम क्या है, मुस्लिम शासक। तो प्रथम मुस्लिम शासक तो मोहम्मद बिन कासिम है, जो कि अरब आक्रमणकारी है। लेकिन प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन है, वो सुबुद्दीन था। इन्होंने भी भाई साहब ने क्या किया था, भारत पर धन वन लूट के ले गया, लेकिन इतने ज़्यादा फेमस नहीं हुई जितना, ठीक है, जितना मोहम्मद बिन कासिम है। मोहम्मद बिन कासिम भी उतना ज़्यादा फेमस नहीं हुआ। ठीक है, इनका नाम इसलिए लिखा जाता है इतिहास के पन्नों में, इसलिए लिपिबद्ध है क्योंकि ये पहले आक्रमणकारी है। मोहम्मद बिन कासिम पहले आक्रमणकारी है, कहाँ, ठीक है, अरब पहले आक्रमणकारी है, प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी है इसलिए। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ही क्या किया है, सिंध के क्षेत्र में दाहिर को पराजित किया भाई साहब को, और देवल बंदरगाह को लूट गए, और वहाँ से पूरा सोना चांदी जो भी इकट्ठा किए थे भाई साहब ने, सबको उठा के लेके आए। बस इतनी सी बातें की थी। ठीक है, और ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला था।
वहीं पर भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण जो है सफरुद्दीन ही था। ठीक है, चलिए गजनवी की बात करें, गजनवी की बात करें आगे, तो गजनवी ने क्या किया था, मोहम्मद गजनवी ने, उन्होंने लगभग भारत पर, ठीक है, भारत पर उन्होंने 17 बार आक्रमण किया। ठीक है, महमूद गजनवी ने भारत पर, ठीक है, 17 बार, ठीक है, आक्रमण किए। ठीक है, और वो 17 बार आक्रमण 1001 से लेकर, ठीक है, 1000 से लेकर 1027 तक, इतने ईस्वी तक इन्होंने, भाई साहब ने क्या किए, 17 आक्रमण किए, 17 बार इन्होंने क्या किया, आक्रमण किया। ठीक है, चलिए और इनका उद्देश्य अब जानते हैं। ठीक है, उद्देश्य जानते हैं, और अपार धन लूटना ही था, धन लूटना। ठीक है, चलिए, लेकिन जब फेमस हुए, ठीक है, जब फेमस हुए, देखिए आपको मोहम्मद गजनवी के, देखिए अगर हम बात कर रहे हैं, मिडावल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मध्यकालीन भारतीय इतिहास हम पढ़ेंगे, लेकिन वो जो समय था, ठीक है, जो 1206 जब आएगा गुलाम वंश, जब आएगा दिल्ली सल्तनत, क्वेश्चन तो, हालांकि क्वेश्चन वहीं से शुरुआत होता है, क्वेश्चन आने का जो है स्टार्ट आपके गुलाम वंश 1206 से ही स्टार्ट होगा। लेकिन उसके पहले क्या घटनाएं घटी थी, देखिए गुलाम वंश में आप देखेंगे ऐबक की बातें करेंगे, इल्तुतमिश की बातें करेंगे, तो ये सभी क्या है, मुस्लिम है। ठीक है, सभी क्या है, मुस्लिम है। ठीक है, सल्तनत काल है, मुस्लिम है। तो यहाँ पर जो देखने को मिलेगा, तो जब तक हम इनकी पहले हिस्ट्री को नहीं जान ले कि इनके पहले क्या क्या हुआ भारत में, क्योंकि इनके पहले हिंदू साम्राज्य था। ठीक है, अब देखें तो जो हर्षवर्धन थे, ठीक है, 600 के आसपास, 629 के आसपास जो हर्षवर्धन थे, ठीक है, और हर्षवर्धन जो है भारत का क्या था, लास्ट ऐसे क्या था, हिंदू सम्राट था। उनके बाद ही आपको देखने को मिलता है कि मुस्लिमों का, ठीक है, मुसलमानों का आक्रमण लगातार हुआ था। और उनके बाद ही दिल्ली सल्तनत की जो जो लगी है, दिल्ली सल्तनत की जो भूमिका है, दिल्ली सल्तनत की जो पृष्ठभूमि है, वो यहीं से होकर गुजरती है, जहाँ पर अरब के आक्रमणकारी, यहाँ पर तुर्कों के आक्रमणकारी, मोहम्मद गजनवी के आक्रमणकारी, ठीक है, मोहम्मद गौरी के आक्रमण से ही ये क्या होता है, ये पृष्ठभूमि तैयार होती है। ठीक है, सल्तनत का पृष्ठभूमि तैयार होता है, जहाँ से वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, शासनकाल। समझ रहे हैं मेरी बातें? चलिए, तो उद्देश्य इतना था, धन लूटना, अपार धन लूटना। लेकिन भाई साहब देखा जाए, चलिए फिर वही बातें हम करेंगे थोड़ा। मोहम्मद गौरी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, सॉरी, मोहम्मद गौरी के साथ साथ मोहम्मद गजनवी की बातें करेंगे। इसको पहले देख लेते हैं। चलिए, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, क्या एरिया है, जो भी है। अब देखिए, जो अरब थी, हमने कहा, क्या कहा, अरब इस तरफ थी, अरबों का शासक क्या है, अरब इस तरफ थे। लेकिन तुर्क आप देखेंगे,
ठीक है, तुर्क देखेंगे इस तरफ जो है आपके अफगानिस्तान के इस एरिया में, जहाँ पर किर्गिस्तान, कुबिस्तान, ठीक है, ऐसे जो है देश जो देखने को मिलता है। ठीक है, वहाँ पर क्या थे तुर्कों का, अब इस तरफ तो है ही नहीं तो मैं कैसे बना सकता हूँ। ठीक है, इस तरफ, तो इस तरफ कौन थे, तुर्क थे। ठीक है, चलिए, तो तुर्क आक्रमणकारी भी वहीं से आक्रमण करेंगे जहां अरबों का आक्रमण हुआ, जहां मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ। ठीक है, ये है आपका हिंदू कुश पर्वत जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो सीमा बनाता है। ठीक है, पाकिस्तान अफगानिस्तान का सीमा, ठीक है, पाक अफगान का जो सीमा बनाता है। ठीक है, और वो कौन है, हिंदू कुश पर्वत, हिंदू कुश पर्वत। और इसी हिंदू कुश पर्वत में है एक खैबर दर्रा। ठीक है, जिसकी बातें अभी जस्ट की, खैबर दर्रा। और इसी खैबर दर्रा से जैसा अरब आए थे, ठीक है, उसी प्रकार आपके क्या आए थे, आपकी कौन आएंगे, तुर्क आएंगे। अब ये आपके मन में ये हो रहा होगा, डाउट हो रहा होगा कि भाई साहब यहीं से क्यों आ रहे हैं, जितने भी आक्रमणकारी हैं ठीक है, यहीं से क्यों आते हैं, यहीं से क्यों आ रहे हैं। क्योंकि भाई साहब यहाँ पर अगर देखें, इस तरफ तो पूरा पानी ही पानी है, इस तरफ भी पानी ही पानी है, इस तरफ पूरा पर्वत है। ठीक है, इस तरफ आप देखेंगे तो पूरा क्या है, पर्वत है। तो आएंगे कहाँ से, जो हिंदू कुश पर्वत है वहाँ के जो खैबर दर्रा, दर्रा का मतलब समझते हैं ना, दर्रा का मतलब समझते हैं ना। ठीक है, दो ऐसे, ठीक है, पर्वतों के बीच के जो स्थान है, ठीक है, जो पर्वतों के बीच के जो स्थान है जहाँ से ये मार्ग बदलते हैं, ठीक है, वहीं को हम क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं। ठीक है, अब यहीं से क्या है, ये आए थे। अब देखिए, जब यूरोपियन आक्रमणकारी होंगे, यूरोपियन आक्रमणकारी होंगे तो यूरोप से अगर आप देखेंगे, ठीक है, यूरोपियन आक्रमणकारी, तो यूरोपियन आक्रमणकारी वो कहाँ से आएंगे भाई साहब, यहीं से आएंगे, इस तरफ से आएंगे। क्योंकि इस समय अब क्या हो गया है, जहाज का आविष्कार हो गया है। ठीक है, जहाज का आविष्कार, जहाँ पर आप देखेंगे कोलंबस है, वास्को डी गामा है। ठीक है, कोलंबस तो खैर नहीं आया था, ठीक है, उधर चला गया, दूसरे का जो अमेरिका का उन्होंने क्या रिसर्च, वास्को डी गामा आया था। ठीक है, तो इसको पहले कोलंबस भारत की खोज के लिए निकला था भाई साहब, लेकिन भटक गया। ठीक है, वास्को डी गामा। तो ये सभी लोग कहाँ से आएंगे, ये सभी लोग क्योंकि जहाज़ का आविष्कार हो गया, तो यूरोपियन जो आक्रमणकारी, यूरोपियन जो है व्यापारी के रूप में आएंगे, वो किस तरफ से, इसी स्थान से आएंगे। ठीक है, क्योंकि चूंकि अभी जो समय है 1200 के आसपास का जो समय है, ठीक है, उस समय ये चीज़ें, जहाज़ का आविष्कार नहीं देखने को मिली थी, जहाज़ का आविष्कार नहीं हुआ था, उतना डेवलप नहीं हुआ। ठीक है, जब 1600-1700 के बाद आएंगे, ठीक है, तब यूरोपियन यात्री यहाँ पर जो है जहाज से कदम रखेंगे, केरल पर कदम रखेंगे, दक्षिण पर जो है कदम रखेंगे। लेकिन फिलहाल तुर्क का आक्रमण अभी इस तरफ देखने को मिलेगा। ठीक है, तुर्कों का आक्रमण कहाँ पर, अभी इस तरफ देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, हिंदू कुश पर्व। अब देखिए, जब तुर्क आएंगे तो हम बात करें महमूद गजनवी के, तो महमूद गजनवी ने, ठीक है, टोटल मैंने कहा 17 बार आक्रमण किए। लेकिन सबसे जो फेमस आक्रमण है, उस फेमस आक्रमण का नाम आप याद रखिए, क्योंकि फेमस आक्रमण गुजरात पर हुआ था। ठीक है, फेमस आक्रमण जो है ये क्या है, गुजरात। ठीक है, कहाँ पर हुआ था, गुजरात। और गुजरात पर देखने को मिला था फेमस आक्रमण, ठीक है, गुजरात के सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर पर गजनवी ने 1025 को, ठीक है, आक्रमण किया। क्या किया, आक्रमण किया।
मैंने कहा कि आपको पूरा पूरा आपको जो है 17 आक्रमण के बारे में याद नहीं रखना, ठीक है। आपको याद रखना है कि गुजरात पर जब गुजरात का जो शासक था, ठीक है, गुजरात का उस समय जो शासक था भीम प्रथम, ठीक है, क्या है, भीम प्रथम। और भीम प्रथम जो सोलंकी वंश का शासक था, ठीक है, भीम प्रथम जो सोलंकी वंश का शासक था, उसी के समय, ठीक है, उसी के समय इन्होंने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। और आक्रमण कब किया, 1025 को उन्होंने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, गुजरात पर आक्रमण किया और अपार धन लूट ले गए, ठीक है। साथ ही क्या किया, यहाँ पर आक्रमण करने के बाद क्या देखने को मिलता है, लगभग 50,000 व्यक्ति मारे गए थे। 50,000, सोचिए 50,000 व्यक्ति मारे गए, ठीक है, 50,000 व्यक्ति मारे गए थे, अपार धन लूट ले गए थे, अपार धन लूटे गए। ठीक है, इन्होंने देखिए, कहा जाता है हिंदुओं के जो बने मंदिर थे, ठीक है, हिंदुओं के जो है, भाई मंदिर तो हिंदू के होंगे ना, ठीक, जो हिंदुओं के मंदिर थे उन मंदिरों को उन्होंने क्या किया, तोड़ फोड़ दिया, ठीक है। क्या किया, मोहम्मद गजनवी कहा जाता है कि हिंदुओं के जो मंदिर बने थे, ठीक है, उस मंदिरों को उन्होंने क्या किया, तोड़ फोड़ दिया, सोमनाथ मंदिर को पूरा लूट लिया और तोड़ फोड़ दिया। इसलिए इसको जो है मूर्ति भंजक के नाम से जाना जाता है, ठीक है, मूर्ति भंजक। क्या कहा जाता है भाई साहब, इनको मूर्ति भंजक के नाम से जाना जाता है। क्यों, क्योंकि मंदिरों को तोड़ने के कारण, ठीक है, मंदिरों को ध्वस्त करने के कारण, तोड़ने के कारण, ठीक है। तो सोमनाथ का जो मंदिर था, सोमनाथ का जो मंदिर था, उनको ये तोड़े, अपार धन लूट ले गए, ठीक है, कई और मंदिरों को तोड़े, इसलिए इसका जो नाम है, ठीक है, इसको मूर्ति भंजक के नाम से जाना जाता है, मूर्ति तोड़ने वाला, ठीक है, मूर्ति नष्ट करने वाला को मूर्ति भंजक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसलिए सोमनाथ के मंदिर पर जो आक्रमण हुआ, गुजरात का जो शासक था भीम प्रथम, जो सोलंकी वंश का शासक था, उसी समय गुजरात पर जब आक्रमण किया, हमला किया, ठीक है, तुर्क का आक्रमणकारी कौन, गजनवी, ठीक है, गजनवी। तो उन्हीं के कारण ये क्या हुआ, फेमस हुआ, उन्हीं के कारण फेमस हुआ। तो आपको यही याद रखना है, 17 का 17 आक्रमण के बारे में आपको क्या करना है, याद नहीं रखना है। चलिए, ठीक है, आगे बढ़िए। अब देखिए क्या होता है, ये याद रखिए। और आप जो है देखिए, आप आक्रमणकारी में एक तो याद रखना है सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ का मंदिर जो 1025 में आपको देखने को मिला, ये याद करना, ठीक है, जो कि और एक आपको याद करना है लास्ट, ठीक है, अंतिम जो युद्ध हुए या अंतिम आक्रमण। तो दो चीजें ही आपको याद करना है, अंतिम आक्रमण। और अंतिम आक्रमण आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, ठीक है, 1027 पर आगरा के निकट भेरा का दुर्ग, भेरा का दुर्ग को इन्होंने फतह किया था। भेरा के दुर्ग को उन्होंने क्या किया था, आक्रमण किया था, ठीक है। यही चीज़ें आपको क्या करना है, याद रखनी ही, यही चीज़ें बातें याद रखना, और बाकी कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है। चलिए,
चलिए आगे चलते हैं। अगर हम बात करें, हम किसकी बात कर रहे थे, महमूद गजनवी, गजनवी, ठीक है। महमूद गजनवी से जुड़ी जो कुछ और बातें हैं, जहां पर इनके जो है दरबार में, ठीक है, इनके दरबार में कुछ जो है इतिहासकार आते हैं, ठीक है, दरबारी इतिहासकार, दरबारी इतिहासकार, ठीक है, दरबारी इतिहासकार। और दरबारी इतिहासकार में जो नाम आता है वो है आपका अल-बरूनी, अल-बरूनी, फिरदौसी, फिरदौसी, ठीक है, फिरदौसी, आपका उतबी, आपका फर्रुखी, ये सभी क्या है, दरबारी इतिहासकार थे, ठीक है। तो भाई साहब उस समय जानते हैं कि उस समय ऐसा कोई मनोरंजन के साधन नहीं थे, तो उस समय जो शासकों ने कविताएं, जो कवि, रचनाकार, इतिहासकार, ये सभी रख लिए थे अपने मनोरंजन के लिए, ठीक है, कि वैसा मेरे इतिहास के बारे में आप लिखेंगे, ठीक है, मेरे बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें लिखेंगे, साथ ही साथ हमें मनोरंजन करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए, अल-बरूनी इन्हीं के साथ कहा जाता है, मोहम्मद गजनवी के साथ ही अल-बरूनी भारत आया था, ठीक है। किताब-उल-हिंद, ठीक है, किताब, क्या नाम है, किताब-उल-हिंद, किताब-उल-हिंद के रचिता अल-बरूनी गजनवी के साथ, गजनवी के साथ क्या हुआ था, भारत आया था। तो ये चीज़ें आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। इनके हालांकि क्या थे, 4 मेन जो क्या थे, इतिहासकार थे, लेकिन उनमें से जो है अल-बरूनी, ठीक है, कहाँ पर जो है किताब-उल-हिंद की जो रचयिता, ठीक है, अल-बरूनी क्या कहता, भारत आया था। चलिए ठीक है, आगे बढ़ेंगे थोड़ा, लेकिन 5 मिनट का जो है 2 मिनट का ब्रेक है, थोड़ा वेट करिए, मैं आ रहा हूँ, तब तक ये चीज़ें समझिए पहले।
चलिए आगे बढ़ें। बात करेंगे महमूद गजनवी के आक्रमण से आक्रमण का भारत पर प्रभाव। ठीक है, अब ये गजनवी के आक्रमण से भारत पर भाई साहब क्या प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, तो पहली बात ये, ठीक है, मैं शॉर्ट में समझाऊँ क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, समझने वाली बात है, ऐसा कोई एग्ज़ाम में पूछेगा नहीं। मेंस के समय ये भले वो कर सकते हैं, लेकिन अभी जो है कोई वो नहीं है। ठीक है, चलिए पहली बात ये अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालता है। ठीक है, क्या है, अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ठीक है, अर्थव्यवस्था क्या हो गई थी, अब कमजोर होने लगी। अरे भाई जाहिर सी बात है, अपार धन लूट के जाएंगे। ठीक है, गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूट लेंगे और इतनी सारे 17 बार आक्रमण किए और जितने बार भी आक्रमण किए उतने बार धन लूट के चले गए। ठीक है, हाँ एक चीज़ और समझिए, एक चीज़ और बाकी है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए जब ये सोमनाथ मंदिर की बातें मैं कर रहा था, फिर ख्याल आ गया कि सोमनाथ मंदिर की इन्होंने जो है अपार धन लूट ली है। ठीक है, तो अब उनके बाद जब कहा जाता है कि ये जब वापस चले जा रहे थे, समझेगा, वापस चले जा रहे थे। ठीक है, तो यहीं पर जो जाटों का, ठीक है, जाट जो आपके हरियाणा और इसके जो है जो पंजाब है, ठीक है, हरियाणा पंजाब के आसपास जाटों का झुंड था, जाट थे। इन्हीं जाटों से इनका क्या हुआ, युद्ध हुआ। ठीक है, कहा जाता है खैर जा रहे थे उस समय, वापस जा रहे थे, तब उन्होंने युद्ध करने के लिए मना किया। अरे भाई आपके पास इतना सारा सामान है, इतना पैसा कौड़ी है, इतना सारा जो है अपार धन है जो आप लूटे हैं, युद्ध करेंगे तो भले जीत जाएंगे, लेकिन जो चीज़ के लिए भारत आए थे उस चीज़ को खो देंगे। हो सकता है आपके जो धन लूटे थे, ठीक है, हो सकता है जो आप धन लूटे थे उनको हो सकता है वो लूट ले गए या फिर किसी भी प्रकार से वो नुकसान पहुंचे। तो ये क्या करते हैं भाई साहब, ये जो तुर्क आक्रमणकारी गजनवी क्या करता है, ये वापस चला जाता है। ठीक है, वापस चला जाता है, पूरा पैसा कौड़ी को तुर्क में छोड़ देता है, छोड़कर फिर वापस आता है। जब वापस आता है, ठीक है, ये 25 में और जब 27 में वापस आता है और लास्ट में इन्होंने जब भारत पर ये आक्रमण करते हैं। ठीक है, जब भारत पर आक्रमण करते हैं तो उसके बाद ये जब वापस जाता है तब ये जाटों से इनका क्या होता है, युद्ध होता है। और कहा जाता है इसी का समय जाटों के युद्ध में, ठीक है, 1030 को गजनवी की मृत्यु हो गई थी। गजनवी की मृत्यु, ठीक है, गजनवी की मृत्यु इसी समय जाटों के युद्ध से ही इनकी मृत्यु देखने को मिलती है। ठीक है, जब वापस आ जाता मैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए, तो 25 में इन्होंने सोमनाथ मंदिर को लूटा, 30 में, ठीक है, 27 तक ये ले ले। ठीक है, उसके बाद जो 30 में ये जो है जाटों के आक्रमण से ये इनकी मृत्यु बाद में हो जाती है। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए, ये चीजें पहली बात तो अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई थी। दूसरी बातें, ठीक है, अन्य आक्रमणकारी के लिए मार्ग प्रशस्त हो गया था। अन्य आक्रमणकारी के लिए क्या हुआ था, मार्ग प्रशस्त हो गया था, मार्ग प्रशस्त हो गया था। ठीक है, कहने का मतलब है अब अन्य आक्रमणकारी हिंदू कुश पर्वत को खैबर दर्रा से पार करते हुए आसानी से आएंगे। अब देखिए उस समय ऐसी स्थिति है कि भारत के जो है एक प्रकार से
जो लोग हैं, जो वहाँ के हिंदू सम्राट थे, जो अलग अलग क्षेत्रों पर शासन करत हैं, ठीक है। कई बंगाल पर अलग चल रहा था भाई साहब, मेवाड़ पर अलग चल रहा था। मेवाड़ पर आप देखेंगे अभी जब गौरी आएगा, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, गौरी आएंगे तो आप देखेंगे जो राजस्थान के एरिया पर है, ठीक है, मेवाड़ का अलग चल रहा है, ठीक है, आपके राजस्थान में अलग चल रहा है, जयपुर में अलग चल रहा है, ठीक है। तो सभी जगह जो है आप जो है छोटे छोटे टुकड़ों में क्या है हिंदू जो शासक है वो बंट गए थे, एकजुट नहीं था। ऐसे जो मुस्लिम आक्रमणकारी को, ऐसे मुस्लिम का आक्रमणकारी को जो है ये परास्त कर लेते। जाहिर सी बात है हिंदुओं में, हिंदू शासकों में इतना दम था, इतने शक्तिशाली, इतने महान शासक हुए हैं उस समय भी थे, ठीक है। हालांकि कुछ समय तक जयचंद ने उसकी जो है साथ दिया था, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया था कुछ समय। जयचंद मालवा का जो स्थान के पास वो पृथ्वीराज जो है जयचंद रहता है, जयचंद ने थोड़ा साथ दिया था, लेकिन पैसों के लालच ने, ठीक है, पैसों के लालच ने क्या कर दिया, वो क्या बिक गए। और फिर वो गौरी का साथ देने के बाद फिर वो, ठीक है, आप देखे हैं कि द्वितीय जो है तराइन के द्वितीय युद्ध में फिर आपको जो है पराजित हो जाते हैं, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान। आप देखेंगे हम आगे आएंगे तो ये सभी चीज़ क्या है, ये चीज़ें ये है कि भारत में जो हिंदू शासक थे वो एकजुट नहीं थे, अलग अलग स्थानों में बट गए थे, अलग अलग अपना अपना ही खुद क्या क्या कर रहे थे, शासन चलाए थे, ठीक है। इसी कारण से ये जो तुर्क मुसलमान है, इसी कारण से अरब जो मुसलमान हैं वो आसानी से यहाँ पर हमला करिए, आसानी से यहाँ पर धन दौलत लूट ले गए, ठीक है। और इतनी सारी होने के बावजूद बात जो है ये सभी चीज़ होना लाजमी है। अर्थव्यवस्था कमज़ोर होगी, ठीक है, जो चीज़ें, ठीक है, आगे बढ़ाएगी अर्थव्यवस्था को, उसी को लेके उठा के ले गए पैसा कौड़ी को, ठीक है। और साथ ही साथ अन्य आक्रमणकारी का मार्ग प्रशस्त हो गया, अब अन्य जो लोग हैं वो भी आसानी से आने लगेंगे, ठीक है। चलिए तीसरी बातें थी कि अब देखिए इस समय, देखिए इसी समय आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, हम पढ़ेंगे, ठीक है, भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, ठीक है, इसी समय, खैर इसको लास्ट में हम देखेंगे, बाद में हम पढ़ेंगे। लेकिन भक्ति आंदोलन यहाँ पर देखने को मिली थी जहाँ पर शंकराचार्य ने हिंदुओं का जो है, हिंदू के को आगे बढ़ाया, हिंदू जो है, ठीक है, धर्म को आगे बढ़ाया है शंकराचार्य ने। भक्ति आंदोलन की यहाँ शुरुआत हो चुकी थी, ठीक है। लेकिन जब बात करें तो ये जड़ें इतनी मजबूत नहीं थी जो इनको फतह न कर सके, ठीक है। तो कहा जाता है कि मोहम्मद गजनवी के आक्रमण पर भारत में ये तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कि हिंदू अब मुसलमान बनने लगे, ठीक है। अब क्या होने लगे, हिंदू मुसलमान बनने लगे, ठीक है, मुसलमान में परिवर्तन होने लगे, परिवर्तित होने लगे या परिवर्तन होने लगे, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि महमूद गजनवी के एक जो 17 आक्रमण के बाद ये चीज़ें आपको देखने को मिली भारत में, ठीक है। भारत पर प्रभाव, अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़े, ठीक है, अन्य लोगों के लिए वो रास्ता खुल गया, ठीक है, अन्य आक्रमणकारियों के लिए रास्ता खुल गए, हिंदू जो है मुसलमान में परिवर्तित हो गया। तो ये सभी चीज़ें जो क्या है, चीज़ें क्या बयां करती है, यही जो है भारत पर प्रभाव डालती है। क्लियर है बातें, ठीक है। चलिए, और बातें क्लियर है तो हम बात करेंगे आगे की बातें, और आगे की बातें होगी मोहम्मद गौरी। और मोहम्मद गौरी के साथ ही ये पृष्ठभूमि स्टार्ट हो जाता है आपके सल्तनत काल का। क्या है, मोहम्मद गौरी, चलिए मोहम्मद गौरी ये भी क्या है, ये भी क्या है, तुर्क मुसलमान है, ठीक है, क्या है, ये तुर्क मुसलमान है, तुर्क मुसलमान है। चलिए अब देखिए, इन्होंने भारत पर इन्होंने भी आक्रमण किया,
भारत पर इन्होंने भी आक्रमण किया, इसलिए तो पढ़ रहे हैं भाई साहब, इन्होंने भी क्या है, आक्रमण किया। इनका मूल उद्देश्य एक तो पहला उद्देश्य यह है कि सभी का जैसा रहता है, अपार धन लूटना। ठीक है, तो लूटेगा भाई साहब, धन इतना इकट्ठा करे हैं हिंदू भाई साहब, हमारे जो है हिंदू शासकों ने, तो वो अपार धन लूट के आप जाएंगे, जाहिर सी बात है। दूसरी बातें, ठीक है, यहाँ पर मुसलमान या मुस्लिम साम्राज्य का स्थापना करना। ठीक है, मुस्लिम साम्राज्य का स्थापना करना। देखिए, हालांकि जो मोहम्मद गौरी है, महमूद गजनवी जैसे इतने बड़े आक्रमणकारी और इतने बड़े शासक नहीं हैं। ठीक है, समझिएगा, हालांकि मोहम्मद गौरी गजनवी के जैसे इतने बड़े और इतने जो है शक्तिशाली आक्रमणकारी नहीं हैं, फिर भी से ये अपार धन लूटने के साथ साथ जो है मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करने में ये सबसे बड़ा हाथ किसका है, इसी गौरी का है। क्योंकि मोहम्मद गौरी का, ठीक है, आप पढ़ेंगे बाद में मैं बताऊंगा। ठीक है, मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था, गुलाम तो खैर 4 थे, ठीक, गुलाम। ठीक है, मोहम्मद गौरी का क्या था, गुलाम था। और मोहम्मद गौरी के गुलाम की अगर बातें करें, ठीक है, तो इनमें आप जानते हैं ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो यहाँ पर गुलाम वंश का पहला शासक बना था। ठीक है, क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो क्या था, गुलाम वंश का पहला शासक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, जो क्या था, गुलाम वंश का पहला शासक, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, चलिए, तो मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना इन्होंने किया था। ठीक है, पहले लिख लेते हैं सभी के। कुतुबुद्दीन ऐबक था, नासिरुद्दीन कुबाचा था, ठीक है, नासिरुद्दीन कुबाचा था, ठीक है, एक है ताजुद्दीन यलहौद थे, ठीक है, यलदौज, ताजुद्दीन यलदौज, और एक और था, मैं यहीं लिख देता हूं, बस्ती यारुद्दीन, बख्तियारुद्दीन खिलजी। ये खिलजी वो खिलजी वंश वाला नहीं है। ठीक है, चलिए, ये 4 गुलाम थे और ये 4 गुलाम की बातें हम बाद में करेंगे, सिर्फ आप नाम रखिए। ठीक है, क्योंकि ये 4 गुलाम में जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये आपको भारत में देखने को मिलेगा। ठीक है, भारत में, और भारत में दिल्ली क्षेत्र पर, दिल्ली क्या है, क्षेत्र पर आपको देखने को मिलेगा, दिल्ली क्षेत्र पर, लाहौर क्षेत्र पर, तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल अभी गौरी के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो मूल उद्देश्य क्या है, अपार धन इकट्ठा करना और मुस्लिम साम्राज्य की क्या करना है, स्थापना करना है। चलिए, फिर से वही थोड़ा बात कर लेते हैं, सबके बारे में कर रहे हैं तो इनके बारे में भी मैं आपसे हम बात कर लेते हैं भाई। ठीक है, इन्होंने क्या बिगाड़ा है, इन्होंने क्या बिगाड़ा है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ें।
अब बात करेंगे एक एक करके, ठीक है। अब देखिए ये जो स्थान है आप देख रहे हैं पंजाब है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा राजस्थान, ठीक है। ये राजस्थान, और राजस्थान के क्षेत्र में ये क्या है, राजस्थान, ठीक है। राजस्थान में जो शासक हैं पृथ्वीराज चौहान, क्या है, पृथ्वीराज चौहान। अगर बात करें गौरी का, मोहम्मद गौरी का युद्ध या अभियान, चलिए हम देख लेते हैं। चलिए तो पहली हम बातें करेंगे तराइन की प्रथम युद्ध, ठीक है। किसके बारे में, क्या है, तराइन का प्रथम युद्ध। और तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1191 में, ठीक है। 1191 में समझिएगा, सभी चीज़ों को लिख लेते पहले। दूसरा तराइन का द्वितीय युद्ध, ठीक है, तराइन का द्वितीय युद्ध। और तराइन का द्वितीय युद्ध जस्ट उसके दूसरे साल, ठीक है, जब गौरी फिर से वापस आती है हारने के बाद, ठीक है, वो है 1192। 94 में चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध 94 में, 1194 में चंदावर का युद्ध। और वहीं पर 1205-6 के बाद खोखर का युद्ध, ठीक है, खोखर युद्ध, खोखर जातियों से युद्ध कहे, खोखर युद्ध, जहाँ पर पंजाब में, या पंजाब, कहाँ पर, पंजाब में खोखर युद्ध। और ये हुआ था आपके आसपास 1205-6 के आसपास, ठीक है। चलिए अब देखिए तराइन के इस युद्ध में तराइन के इस प्रथम युद्ध में एक तरफ तो होंगे आपके, जाहिर सी बात है, गौरी, ठीक है, मोहम्मद गौरी, और दूसरे तरफ है पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। याद रखिए दूसरे तरफ क्या है, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, इन दोनों के बीच युद्ध हुआ था, ठीक है। और इस युद्ध को हम क्या कहते हैं, प्रथम जो है तराइन का युद्ध कहते हैं, ठीक है। हरियाणा के बाद जो तराइन पर जो है युद्ध हुआ था, इसको हम क्या कहते हैं, प्रथम तराइन का युद्ध कहते हैं। और इस युद्ध में गौरी हुई थी पराजय, ठीक है। और ये हुआ था, जाहिर सी बात है, एक विजय होंगे, ठीक है, ये विजय होंगे तो ये पराजय होंगे एक तरफ, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान जो है इस समय, ठीक है, विजय होते हैं। देखिए कहा जाता है कि यहीं पर मालवा का क्षेत्र है, क्या है, यहीं पर जो है मालवा है। मालवा के क्षेत्र में एक शासक था जयचंद, ठीक है, एक शासक का नाम है, क्या है, जयचंद, ठीक है, जो कन्नौज के आसपास, क्या है, कन्नौज के आसपास ये शासक थे, मालवा की कन्नौज के आसपास क्या है, ये शासन करते थे। कहा जाता है कि जब गौरी, ये तुर्क और ये
हिंदुकुश पर्वत, ये आप जानते हैं, यहीं से जो है क्या होगा, हमला होगा। बार बार वही बोल रहा हूँ, जो बार बार होगा हमला वो कहाँ से होगा भाई, इसी हिंदुकुश पर्वत से। हिंदुकुश पर्वत जहाँ पर खैबर दर्रा है, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। तो यहीं से जो है गौरी निकलते हुए, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो हमला कर देते हैं। अब देखिए, अब ये हमला आगे बढ़ रहा है, ठीक है, जब आगे बढ़ रहा है हमला, ये गौरी आगे बढ़ा रही है, ठीक है, गौरी की बात करें, ठीक है, तो गौरी हमला के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और जब देखा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान, उस समय पृथ्वीराज चौहान का बोल सकते हैं नाम बहुत बड़ा है, ठीक है, राजस्थान में वहाँ का सबसे बड़ा शासक, राजस्थान का जो राजपूतों का सबसे बड़ा शासक पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, उनका नाम जो है, ठीक है, उस समय इतनी ज़्यादा देखने को, हिंदुओं का जो है सबसे महानतम जो है सम्राट या शासक कहा गया। राजस्थान में जो शासक था पृथ्वीराज चौहान, वहीं पर मालवा का शासक जयचंद। कहा जाता है कि इन दोनों ने मिलकर, ठीक है, जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया था, ठीक है, किसके लिए, ठीक है, प्रथम तराइन के युद्ध में। और इसी कारण से गौरी जो है, ठीक है, ये हार गए थे, ठीक है, क्या है, तराइन के प्रथम युद्ध में गौरी जो मोहम्मद गौरी को हार का सामना करना पड़ा था, हार गए थे। और हारने के बाद ये फिर वापस चले जाते हैं, ठीक है, हारने के बाद क्या है, प्रथम युद्ध हारने के बाद ये वापस, प्रथम तराइन का युद्ध हारने के बाद गौरी वापस गए, ठीक है। तो प्रथम जो तराइन का युद्ध है वो हार गए ये गौरी, और गौरी क्या करें, ये वापस गए 1191 में वापस गए, ठीक है। एक साल उनको लग गया, ठीक है, एक साल उनको लग गया क्या, वो अपना पूरा सेना इकट्ठा करने में। अब ठीक है, भारत पर हमें देखिए, भारत पर ये दूसरी जो है बोल सकते हैं, ठीक है, पहले और भी बहुत सारे आक्रमण हुए, ठीक है, पहले आक्रमण जो है 1178 में भी आक्रमण हुए, ठीक है, उस समय भी आपको देखने को मिले। तो बहुत पहले क्या है, आक्रमण आपको देखने को मिलेगा इसके पहले, लेकिन ये दूसरी बार हार थी भारत में। पहले जो है थोड़ा जो है कहीं, लेकिन फेमस यहाँ पर जो प्रथम तराइन के युद्ध में हारने के बाद ये वापस आए, अपने सेनाओं को, सैन्यों को संगठित करिए, ठीक है, और जब सेना को संगठित करें, ठीक है, उनके बाद इन्होंने तराइन के द्वितीय युद्ध में फिर 1192 में वापस आया, ठीक है, और 1192 में फिर से वही कहानी दोहराने को, ठीक है, गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है कि इस समय गौरी का, ठीक है, गौरी को क्या हुआ था, विजय प्राप्त हुई थी, ठीक है, गौरी यहाँ पर क्या है, विजय भाव होती है, विजय होता था। जब एक पक्ष विजय हो तो दूसरा क्या हो, पराजय जरूर होगा भाई साहब, एक विजय होगा तो दूसरा पराजय होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो एक विजय हुआ तो दूसरा पराजय हुआ, ठीक है। अब देखिए, कहा जाता है कि द्वितीय युद्ध में, ठीक है, द्वितीय जब कहा जाता है कि मालवा के क्षेत्र में, कन्नौज के क्षेत्र में जयचंद रहते थे, और जयचंद ने प्रथम युद्ध में, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया था। जब पृथ्वीराज चौहान का प्रथम युद्ध में साथ दिया था, तो द्वितीय युद्ध में, ठीक है, द्वितीय युद्ध में ये इनके खिलाफ हो जाते हैं, गौरी के साथ हो जाते हैं, और इसी कारण यहाँ पर क्या है, इनको हार मिलती है, ठीक है, किनको, पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और विजय हो जाते हैं कौन, गौरी। वहीं पर तीसरा मौका आता है जब यहाँ पर गौरी के बीच, ठीक है, गौरी एवं जो है जयचंद को खुद ये चंदावर के युद्ध में क्या करते हैं, पराजित कर देते हैं, ठीक है। जयचंद और गौरी के बीच होता है, यहाँ पर गौरी भी क्या है, विजय प्राप्त होते हैं, यहाँ पर जो है पराजय झेलना पड़ता है यहाँ पर,
ठीक है। लेकिन जब बात आती है खोखर के युद्ध में लास्ट में, ठीक है, यहाँ पर गौरी हार कर मृत्यु, गौरी की यहाँ पर क्या हो जाती है, गौरी का मृत्यु इसी समय आपको देखने को मिलता है, ठीक है, गौरी का मृत्यु। लेकिन याद रखिए, ठीक है, गौरी का मृत्यु हो जाता है। मृत्यु के पहले मोहम्मद गौरी मृत्यु के पहले भाई साहब ने क्या किया था, अपने जितने भी गुलाम थे, ठीक है, जितने भी गुलाम थे, 4 गुलाम थे, चारों गुलाम को वो क्या कर दिए, भारत के जो भी क्षेत्र थे उनको बांट दिए और बांट के वो वापस चले जाते हैं। अब देखेंगे, ठीक है, मोहम्मद गौरी के गुलाम, गौरी के क्या है, गुलाम। और मोहम्मद गौरी के गुलाम के बारे में अगर बात करें तो एक तो है, मैंने कहा कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुबाचा, ताजुद्दीन यलदौज, ठीक है, क्या है, ताजुद्दीन यलदौज, कुतुबुद्दीन ऐबक, नासिरुद्दीन कुबाचा, ठीक है, क्या है, नासिरुद्दीन कुबाचा, नासिरुद्दीन कुबाचा, और एक खैर है बख्तियारुद्दीन खिलजी, ठीक है। ऐबक को जो है, ऐबक को दिल्ली का क्षेत्र, लाहौर का क्षेत्र, ठीक है, दिल्ली क्षेत्र, लाहौर क्षेत्र इनको सौंप दिए भाई साहब ने, ठीक है। मृत्यु से पहले गुलामों को क्षेत्र सौंपे, इसमें लिख सकते हैं मृत्यु से पहले अपने गुलामों को, ठीक है, क्षेत्र सौंपे, ठीक है, अपने गुलामों के क्या किया, क्षेत्र ये सौंप देते हैं। चलिए, ताजुद्दीन यलहौद की बात करें तो ताजुद्दीन यलहौद को जो गजनी का क्षेत्र है, ठीक है, जो गजनी का क्षेत्र है, उस गजनी के क्षेत्र पर उन्होंने उन क्षेत्र को क्या किया, मोहम्मद गौरी ने, ठीक है, गजनी के क्षेत्र को प्रोवाइड कर दिया, दे दिया, गजनी क्षेत्र इनको मिल गया, ठीक है, ये भी खुश, गुलाम भी खुश, ठीक है। नासिरुद्दीन कुबाचा की बात करें, ठीक है, तो मुल्तान का क्षेत्र, उच्च और मुल्तान का क्षेत्र, ये क्षेत्र इनको सौंप दिए, और खिलजी को जो है, बख्तियारुद्दीन खिलजी को जो बंगाल का क्षेत्र इनको सौंप दिया गया है, बंगाल क्षेत्र। तो इस प्रकार से मोहम्मद गौरी मरने से पहले, अपनी मृत्यु के पहले क्या कर दिए, ये सभी अपने गुलामों को क्षेत्र सौंप दिए। और देखते हैं, आपको देखने को मिलता है कि दिल्ली क्षेत्र पर जो शासन करने आए थे, लाहौर क्षेत्र पर जो शासन करने आए थे ऐबक, और ऐबक ने ही यहाँ पर देखने को मिलती है कि दिल्ली सल्तनत का स्थापना, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का स्थापना, और दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का स्थापना, ठीक है, गुलाम वंश का स्थापना का श्रेय किसको जाता है भाई साहब, किसको जाता है, इसी को जाता है, ठीक है, मोहम्मद गौरी के उनके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को जाता है, ठीक है। चलिए, तो गुलाम वंश का जो संस्थापक है, ठीक है, वो उसको हम क्या कहते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। क्लियर है बातें। तो यही जो है क्या है, पृष्ठभूमि है, यही पृष्ठभूमि है जहाँ पर आप देखते हैं कि इस दिल्ली सल्तनत का जो है क्या होता है, स्थापना हो जाता है। और दिल्ली सल्तनत स्थापना हो गया, मुसलमानों का जो है राज्य स्थापना हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे दिल्ली सल्तनत में जो
वंश थे वो गुलाम वंश या मामलुक वंश जिसको कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहते हैं मामलुक वंश, ये हम देखेंगे। क्यों कहते हैं गुलाम वंश, इसी को दास वंश भी कहा जाता है। आप इसको दास वंश कह लें, आप इसको गुलाम वंश कह लें, आप इसको मामलुक वंश कह लें, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंशों का स्थापना हो जाता है। उसके साथ खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। तो 1206 से 1526 तक, जब तक आपका जो है मुगल नहीं आ जाते, ठीक है। 1526 में मुगल आएंगे, ठीक है। चलिए, तो वहाँ तक इनका स्टार्ट हो जाता है और ये चलता रहता है। तो इस प्रकार से अरब और जो है तुर्क, अरब और तुर्क आक्रमणकारी की हम बातें यहाँ पर कर रहे थे, ठीक है। चलिए, तो फिनिश हो जाता है, ठीक है। अरब और तुर्क आक्रमणकारी किस प्रकार से आप देखें, अरबों का आक्रमण और तुर्कों का आक्रमण जब होता है, ठीक है, तो उसके साथ ही ये स्टार्ट हो जाता है, क्या स्टार्ट हो जाता है भाई, आपका दिल्ली सल्तनत, ठीक है। तो चलिए फिर आज का जो है सेशन हम यहीं पर रखेंगे। कल के सेशन में हम क्या करेंगे, कल के सेशन में क्या करने वाले हैं कि हम दिल्ली सल्तनत देखेंगे, ठीक है। क्या देखेंगे, दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में हम किसकी बातें करेंगे, गुलाम वंश की सबसे फर्स्ट बातें करेंगे, ठीक है। और गुलाम वंश की बातें के बाद जो है स्टार्ट हो जाएगी आपका जो दिल्ली सल्तनत, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये चीज़ें देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो चलिए फिर आज की क्लास हम यहीं पर रखते हैं क्योंकि समय हो चुका है और जो पहला क्लास था, आज पहला डे था, वो समाप्त हो चुका है। अब हम स्टार्ट कर चुके हैं मिडाइवल हिस्ट्री, ठीक है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास काल। और मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हम अच्छे से बात करेंगे। तो आपका एंशिएंट हिस्ट्री लगभग जो ख़त्म के कगार में है, ठीक है। थोड़ा बहुत बाकी है तो उसको हम बाद में देख लेंगे कि नया चीज़ हम जो है मिडाइवल हिस्ट्री हम पढ़ेंगे, नया चीज़, तो वो हम चीज़ें देखेंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए, ठीक है। थैंक यू क्लास, थैंक यू गाइस। आओ, और हमारा यूट्यूब चैनल है सीजी कॉम्पिटिटर्स, उसको आप जो है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर भी करिए अपने दोस्तों को। और स्टार्ट हो चुका है, सबको बता दीजिए, मिडाइवल हिस्ट्री का पार्ट स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। चलिए, ठीक है, थैंक यू क्लास, थैंक यू गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब अब जो है सल्तनत काल में, ठीक है, दिल्ली सल्तनत। चलिए, थैंक यू।